हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। एंड आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अब तक कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन और एससीओ के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ली और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझा। ठीक है। एंड आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, फिंगर टिप्स पे डे रह गए हैं। तो भाई आपको अपनी स्पीड को बहुत बूस्ट अप करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा स्टडी को। ठीक है, तो वो सब कर रहे होगे। ठीक है, बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये कहाँ बनी है, क्या 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 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपने ब्रिक्स को पढ़ा, डब्ल्यूटीओ को पढ़ा, या फिर मैं बात करूँ एचसीओ को पढ़ा या ईयू को पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आसियान की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेंगे। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखा करो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखो इसके नाम में छुपा हुआ है कि साउथ ईस्ट एशियन के जितने भी नेशन कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ ने मिला के आसियान को बनाया हुआ है। अब देखो साउथ ईस्ट कहाँ पड़ता है, इंडिया का ये पोर्शन है। यहाँ पर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ कौन कौन सी कंट्री आती हैं, यहाँ फिलीपींस आती है, थाईलैंड आती है, वियतनाम आती हैं, ये कंट्रीज़ आते हैं। तो इन सारी कंट्री ने मिला के क्या बनाया है, आसियान बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अगर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 1863 में बना, 1867 में बना है, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, तो आपके लिए आपको कोई पूछा जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन की डेट क्या है, तो आपको 1967 पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें साउथ ईस्ट एशिया की 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्यों इन्होंने एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, कोई ना कोई गोल की तो ये बात करते होंगे। तो बिल्कुल ये कहते हैं कि हम जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करेंगे, इस पूरे रीजन में क्या लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता लाना। ठीक है, अब वो स्थिरता हर तरह की हो सकती है। हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे, हम इकोनॉमिक डिप्लेशन नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, या फिर हम यहाँ कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होने देंगे। क्योंकि जब आपकी लाइफ में या फिर आपके सराउंडिंग्स में जब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो वहाँ पे क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और रीजनल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, जहाँ जहाँ जोग्राफिकली उनका एरिया पड़ता है, उस पूरे रीजन में क्या करेंगे, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इस पूरे एरिया में। दूसरा है इकोनॉमिकली ये लोग ग्रोथ करेंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे, बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, अपने कंट्री में क्या करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनने की कोशिश करेंगे। और इकोनॉमिक एजेंडा सबका हमेशा से क्या रहता है, हाई रहता है। हर एक नेशन को क्या बनना है, डेवलप्ड बनना है। ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट इनका सोशल कल्चरल कोऑपरेशन रहता है। ठीक है, सोसाइटी और कल्चर के साथ साथ ये क्या करना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये क्या करते हैं, पहल करते हैं। साथ में इस पूरे रीजन में मेंटेन रखते हैं पीस को और न्यूट्रलिटी को। ठीक है, मतलब पीस बना रखे हैं, और न्यूट्रलिटी का मतलब होता है ये किसी भी दूसरे के मुद्दे में या फिर किसी भी दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम न्यूट्रल रहते हैं पूरी तरीके से। जैसे दो अगर आपस में लड़ रहे हो तो ये कंट्रीज उनके पड़ोस में कहीं लड़ाई हो रही है तो ये न्यूट्रल रहते हैं, इनको कोई लेना देना ही नहीं है उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आसियान के पिलर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है जो पॉलिटिकल थिंग्स को देखती है। दूसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो सारे इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं उनको हैंडल करती है। आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी इस तरीके ये पीपल टू पीपल का कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूँ तो आसियान सबमिट होते रहते हैं। इसका जो आसियान का सेक्रेटरीट है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान रीजनल फोरम ARF और ईस्ट एशिया समिट, ये इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या होता रहता है, आसियान की मीटिंग्स होती हैं, सबमिट होती हैं। और यहाँ पे जो हेड क्वार्टर्स है वहाँ पे क्या है, ये लोग ईयर में एक बार दो बार जब भी इनकी मीटिंग होती है इंपॉर्टेंट मिलते हैं और कोई ना कोई एजेंडा सेट करते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे क्या करते हैं, काम वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बन के आती है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा हम इसके अचीवमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि आसियान की अब तक क्या क्या अचीवमेंट रही हैं, या जिसने वो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं फुलफिल हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो इसमें तो कहते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन, ये जो रीजन है वो बहुत बड़ा फास्टेस्ट इकोनॉमिक रीजन बनता चला जा रहा है।
हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं आप देखते हो वो कहाँ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, थाईलैंड चले गए हैं, फिलीपींस चले गए हैं, सिंगापुर चले गए हैं, इन सारी कंट्री में जाते हैं। यही तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, ठीक है। साथ में इनके जो रीजनल फोरम की अगर मैं बात करूं जिसमें आशियान वे भी एक रीजनल फोरम है, उसमें कंसेंसस नॉन इंटरफेरेंस की बात की जाती है, ठीक है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सारी कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, उसमें प्लस उसमें आशियान की 10 कंट्री प्लस 3 अलग नेशंस भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी अचीवमेंट रही हैं, लेकिन अचीवमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ इनके साथ चैलेंजेस भी आए हुए हैं, चैलेंजेस भी जुड़े हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है जिनको वो क्या करते रहते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। एक पोटेंशियल थ्रेट भी होता है उनकी एग्जिस्टेंस को। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फेस करते हैं या फिर जो इनके रास्ते में चैलेंज बनकर आती हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट की, ठीक है। जो चाइना है उसके जो नीचे आप मैप में देखते हो जो पूरा रीजन है उसको साउथ चाइना सी कहते हैं, ठीक है। तो उस रीजन में जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। वहाँ पे वो नहीं चाहता कि कोई और कंट्री आके मतलब वहाँ पे एकदम इस्टेब्लिश हो या फिर कोई और बहुत बड़ा प्लेयर वहाँ पे आके इसको टक्कर दे चाइना को, ठीक है। तो जो शायद और जो चाइना वाले हैं वो उसको पूरा क्लेम करते हैं ये हमारा सी है, इस पे हम ही काम करेंगे। लेकिन सी पर किसी एक कंट्री का किसी एक नेशन का पूरी तरीके से आधिपत्य नहीं होता है, ठीक है। जितने भी आसपास के रीजन होते हैं वो सारे लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एज अ ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, इकोनॉमी ऑफ फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर हमें ओशन से भी बहुत सारा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं आसपास की कंट्री उसको यूज़ करती हैं। लेकिन जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के आता है इस एरिया में, जो हमेशा इन सारी छोटी मोटी कंट्रीज उनसे लड़ता रहता है, ठीक है। साथ में दूसरा चैलेंज हमें ये देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इक्वली मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हैं, बहुत बड़ी इकनॉमी है, जिनके यहाँ टूरिज़्म से बहुत पैसा आता है, जिनके यहाँ अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी है या फिर अच्छा खासा उनको ट्रेड रूट मिल गया है जिससे वो क्या करते हैं पैसे कमा लेते हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीज़ बहुत छोटी हैं, ना टूरिज़्म अच्छा है, और ये सारी कंट्रीज़ जो ना वो प्रोन रहती हैं किसको, सुनामी हो जाती है इनके कंट्री में। तो इस वजह से क्या होता है इन सारी कंट्री में भी कभी कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, ठीक है। फिर इनका एक चैलेंज देखने को मिलता है डिपेंडेंस ऑन मेजर पावर। ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं उन सारी शक्तियों पे ये सारी कंट्री मोस्टली डिपेंड हो जाती हैं। तो ये भी इनके लिए चैलेंज है। मतलब मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूँ तो इसका पता कैसे लगेगा, जब मुझ पे कोई दिक्कत आएगी या फिर कोई बात आ जाएगी ऐसी जो मैं खुद से नहीं हैंडल कर पाऊँगी और जाके मैं अपने पड़ोसी से हेल्प मांगूंगी, तब इससे पता लग जाएगा कि मैं भी थोड़ी कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो ये जो कमज़ोरी है मेरी उसको ओवरकम करेंगे कब, जब मैं अपने पड़ोसी से मदद मांगना बंद कर दूंगी। उसी तरीके से ये जो सारी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी हैं बड़ी बड़ी मेजर पावर पे अपने फाइनेंशियल सप्लाई के लिए, अपने फूड एंड प्रोडक्शन सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे भी ये एक बड़ा सा चैलेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है। देन इसके बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन को समझ लेंगे, ठीक है। मतलब अब तक हमने इस पूरे वीडियोस में, इससे पहले की वीडियो में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ा है, और अब हमने साउथ ईस्ट एशियन आशियान की फुल फॉर्म क्या थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एशियन नेशन, ठीक है। तो जो आशियान थे उसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो इनके टाइप को समझेंगे, यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं वो समझेंगे, इनके फोकस एरिया को समझेंगे और इनके हेडक्वार्टर को समझेंगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आ सकता है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, ठीक है। ये जितनी भी 27 कंट्री हैं इसमें पूरी, वो 27 कंट्री साथ अगर आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही साथ आई हैं, ठीक है। इनका कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, इनको ह्यूमन लाइफ को अच्छा नहीं बनाना है, इनको इकोनॉमिक प्रॉफिट देखना है, कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, और साथ में इस पूरे रीजन में यूनिटी बनी रहे पॉलिटिकली, ठीक है। मतलब कोई भी सरकार ना गिरे, अगर गिर रही है किसी की सरकार तो बाकी के जितने भी दोस्त हैं वो मिलके संभाल लेंगे। मैं यहाँ दोस्त की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 27 मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ।
इसका फोकस सबसे ज़्यादा रहता है इंटीग्रेशन के ऊपर और एक कॉमन मार्केट को इस्टेब्लिश करना। ईयू पे मैंने बताया था, ईयू मतलब यूरोप में बना हुआ है, इनका एक कॉमन मार्केट है, ठीक है। और उनकी जो करेंसी है वो कौन सी है, यूरो करेंसी है। ये लोग आपस में यूरो की करेंसी में क्या कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा अगर मैं बात करूँ एयू की, जो अफ्रीकन यूनियन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये अफ्रीका में बना है। ये कॉन्टिनेंटल यूनियन है, ठीक है। पूरे कॉन्टिनेंट को क्या करता है, एक उसमें जोड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें पूरे 55 देश शामिल हैं, ठीक है। ये किस लिए काम करता है, ये उस पूरे नेशन में यूनिटी, डेवलपमेंट और पीस के लिए काम करता है, ठीक है। अरीस अब्बास में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एससीओ ये यूरेशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात करता है, मतलब एशिया और यूरोप की पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात करता है। क्योंकि एससीओ में आपने देखा होगा रशिया भी शामिल है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये कंट्री कैसी है, यूरोप और एशिया को मिला के, इसलिए हम यूरेशिया कह देते हैं, ठीक है। तो यूरेशियन में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या रहे, सिक्योरिटी रहे, उसलिए हमने एससीओ को बनाया है। इसमें कुल 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसमें सिक्योरिटी के ऊपर काम होता है, एंटी टेररिज्म के ऊपर काम होता है, जिसमें रेड्स हमने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, और इकोनॉमिक के ऊपर ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। बीजिंग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बीजिंग ये कहाँ है, चाइना में, और ताशकंद में है, ठीक है। अगर मैं आसियान की बात करूँ तो ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए बना है, मतलब हम पूरे रीजन में कोऑपरेशन करेंगे, हम पूरे रीजन में मिल के ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट एक्रू करेंगे और अच्छे से रहेंगे, ठीक है। इसमें पूरे 10 नेशन कंट्रीज़ हैं जो कि पीस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। और जकार्ता इंडोनेशिया में इनका क्या है इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था समझने के लिए, क्योंकि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट कंक्लूजन को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हम सारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। दीज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो देखो जितनी भी ये सारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो यूरोप में बनी हो, चाहे वो साउथ एशिया में बनी हो, चाहे ईस्ट एशिया में बनी हो, वो क्या काम करती हैं, वो ग्लोबल गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं उनको शेप करती हैं। मतलब कि पूरे देश दुनिया की कंट्री चाहती क्या है आपस में, किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम चाहती हैं, किस तरीके के कल्चरली एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहती हैं, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती हैं। ये जो नॉर्म्स हैं, कि नॉर्म्स का मतलब होता है जो हमारी विचारधारा की ग्लोबल गवर्नेंस कैसा होगा, तो ये सब कौन शेप करता है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शेप करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं, साथ में इकोनॉमिकली कोऑपरेशन करती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है, तो हम क्या है, मिल के साथ आ जाते हैं और मार्केट में मिल के उतरते हैं, ठीक है। अगर मेरी कंट्री की इकोनॉमी कहीं गड्ढे में जा रही है तो आप संभाल लो, आप अगर रिसेशन में जा रहे हो तो हम आपको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे पूरी तरीके से। और साथ में जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस रीजन में क्या करती है, क्रिएट करती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है और ट्रिटीज़ बनती हैं। जितनी भी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की है, वो किसी न किसी ट्रिटी के थ्रू बनी है, ठीक है। इनके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रहे हैं, कोई मेजर ऑर्गन रहे हैं, जिन मेजर ऑर्गन्स के क्या रहते हैं, अलग अलग काम रहते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल हैं, अचीवमेंट भी हैं, और अचीवमेंट के साथ साथ इनके चैलेंजेस भी हैं। और अगर इंडिया के रोल की मैं बात करूँ तो इसमें हमने एससीओ में और आसियान में इसका रोल देख लिया। आसियान का ये एक बस मेंबर कंट्री नहीं है, बट विटनेस करता है, मतलब इसके इंपॉर्टेंट कोई इवेंट्स हो तो उनको क्या करता है, रेगुलरली पहुंच जाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, पीएम पहुंच जाते हैं, और ऐसे तरीके से क्या करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको कहते हैं हाँ इस ये रीजन हो रही है। और आने वाले समय में देखते हैं, हम तो मतलब आसियान के मेंबर नहीं बनेंगे, बट हाँ हमारा आसियान में काफ़ी सारा मतलब फंड है, या फिर हम भी उसको क्या करते हैं, हम उसके एक रेगुलर पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी कम थी, छोटी थी, क्योंकि हमने सिर्फ आसियान के बारे में पढ़ा और इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, ठीक है। सारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेना, उनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स को, अचीवमेंट को, कंक्लूजन को, उनके हेडक्वार्टर्स को, प्राइमरी चैलेंजेस को, वो सब पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दोबारा देख लें, इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, पढ़ाई कर लें, और कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको पर्सनली आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहना, ठीक है। बाय बाय।